कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की दुनिया। न कोई मोबाइल था, न इंटरनेट, न बिजली, न ही चमचमाते शहर। लेकिन उस प्राचीन लोगों के पास कुछ ऐसा था जो हमारे पास आज नहीं है। वो था ब्रह्मांड से जुड़ने का सीधा संपर्क। उनके पास ऐसी शक्तियां थी जिनसे वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते थे। मंत्रों की गूंज से, हाव भाव की लय से और अपनी अंदरूनी ऊर्जा को नियंत्रित करके वे अपनी इच्छाओं को खींच लाते थे। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये सब सच था तो आज हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों ये रहस्य खो गए? क्यों हम आधुनिक इंसान इतनी तकनीक होने के बावजूद भीतर से खाली और असहाय महसूस करते हैं? सच तो ये है, ये रहस्य कभी खोए नहीं है, बस धूल और समय ने इन्हें ढक दिया है। सभ्यताएं बदली, किताबें जलाई गई, मंदिर ढह गए और सत्ता में बैठे लोगों ने इन रहस्यों को दबा दिया। क्योंकि ये ज्ञान अगर आम इंसान के पास होता तो वो किसी राजा, किसी साम्राज्य, किसी धर्म के नियंत्रण में नहीं रहता। ये रहस्य स्वतंत्रता देते थे और सच्ची स्वतंत्रता हमेशा सत्ता के लिए खतरा होती है। लेकिन आज हम फिर से इन्हें खोज रहे हैं, मिट्टी के नीचे से मिले हुए शिलालेखों में, पुरानी किताब के पन्नों में और ध्यान में बैठे साधकों की सांसों में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें उन खोए हुए रहस्यों तक ले जाऊंगा। हम देखेंगे कि कैसे वैदिक ऋषि केवल मंत्रों से वास्तविकता गढ़ते थे, कैसे मिस्र के साधक प्रतीकों और ऊर्जा से धन और शक्ति आकर्षित करते थे, कैसे चीन, जापान और ताओ की परंपराएं ची ऊर्जा से जीवन का प्रवाह बदल देती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम इन तकनीकों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते। लेकिन दोस्तों, याद रखना, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। और अगर आपने इसे दिल से सुना, महसूस किया, तो शायद आपको भी वो बदलता पल दिखेगा जहां आपका विचार हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं और उनकी संकल्प शक्ति। कल्पना कीजिए, आप सहस्रों साल पहले की धरती पर खड़े हैं। चारों ओर पिरामिड, मंदिर, विशाल पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं और मन में सवाल उठता है, ये सब इतना विशाल और सटीक कैसे बनाया गया होगा बिना किसी मशीन के? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ मेहनत या तकनीक नहीं था, इसका जवाब था संकल्प शक्ति। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थे, वो ऊर्जा के केंद्र थे। लोग मानते थे जब हजारों मजदूर एक ही इरादे के साथ, एक ही विश्वास के साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा पहाड़ हिला सकती थी। उनके पुजारी ध्यान में बैठकर प्रतीकों और मंत्रों से ऊर्जा को सक्रिय करते और पूरी सभ्यता मानती थी कि उनका संकल्प ब्रह्मांड से जुड़ता है। यूनानी दार्शनिक कहते थे, विचार ही नियति बनते हैं। उनके मंदिरों की वास्तुकला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि इस तरह बनाई जाती थी कि अंदर खड़े होकर व्यक्ति अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली महसूस करे। वे मानते थे कि अगर मन एक बिंदु पर केंद्रित हो तो देवता भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। प्राचीन की सभ्यता में तो संकल्प ही हर यज्ञ, हर पूजा की शुरुआत होती थी। ऋषि कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से सोचता है। यज्ञ में आहुति देने से पहले संकल्प बोला जाता था, क्योंकि वे जानते थे शब्द, इरादा और ऊर्जा मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते। चीन सभ्यता में जी यानी जीवन ऊर्जा की अवधारणा थी। उनका विश्वास था कि अगर आप अपने इरादे को चीख के प्रवाह में डाल दो तो पूरा ब्रह्मांड उसे सहारा देने लगता है। उनकी मार्शल आर्ट्स, उनकी चिकित्सा, उनका ध्यान सब इसी पर आधारित था। दोस्तों, इन सभ्यताओं के पास न आधुनिक मशीनें थी, न ही हमारे जैसे सुपर कंप्यूटर, लेकिन उनके पास एक चीज थी, इरादे की शुद्धता और सामूहिक शक्ति। आज हम अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने में ही हिचकिचाते हैं, लेकिन वो लोग विश्वास करते थे कि अगर मन साफ हो और संकल्प अटूट तो पर्वत भी रास्ता छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर पूरी सभ्यता मिलकर अपने इरादे से चमत्कार कर सकती थी तो क्या आप अकेले अपने जीवन का नया रूप नहीं दे सकते? वैदिक तरीका, मंत्र और कंपन द्वारा सृजन। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक साधु नदी के किनारे बैठा है। उसकी आंखें बंद है और उसके होठों से धीरे धीरे निकलता है ओम। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी,
ये एक कंपन था, एक ऐसा कंपन जो सिर्फ हवा में नहीं बल्कि धरती, जल, अग्नि, आकाश और पूरे ब्रह्मांड में गूंजता था। ऋषि मुनियों ने खोजा था कि ध्वनि ही सृजन की पहली शक्ति है। ब्रह्मांड ओम के कंपन से ही प्रकट हुआ है, और अगर मनुष्य अपने विचारों को सही ध्वनि से जोड़ दे तो वो भी सृजनकर्ता बन सकता है। वैदिक सभ्यता में हर मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था बल्कि ऊर्जा का सूत्र था। जैसे आधुनिक विज्ञान में कोड मशीन को चलाता है, वैसे ही मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को सक्रिय करते थे। गायत्री मंत्र को वे सिर्फ प्रार्थना नहीं मानते थे बल्कि चेतना को जागृत करने की कुंजी मानते थे। महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ पूजा नहीं था बल्कि जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने का कंपन था। आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि हर वस्तु, पत्थर, जल, पेड़, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सूक्ष्म स्तर पर सिर्फ कंपन है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारी वाणी उसी कंपन को दिशा देती है। अगर संकल्प स्पष्ट है और मंत्र शुद्ध तो वह कंपन वास्तविकता को आकार देने लगता है। कहा जाता है कि एक ऋषि ने वर्षा रोकने के लिए यज्ञ किया। लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन मंत्रों से किया, आसमान साफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो मंत्र सिर्फ आवाज नहीं थे बल्कि इरादे और कंपन का मिलन थे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें जंगल में बैठकर यज्ञ करना होगा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शब्द और हमारी आवाज हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। जब आप हर सुबह मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ बोलते हैं तो आप अपने दिमाग और आसपास की ऊर्जा को नया रूप देते हैं। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में कहा गया है, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम बनोगे। अब सवाल है, क्या केवल भारत ही इस रहस्य को जानता था? नहीं, मिस्र और हर्मेटिक परंपराएं भी अपनी अलग अलग तकनीकों से आकर्षण की कला में माहिर थी। मिस्र और हर्मेटिक आकर्षण की विधियां। कल्पना कीजिए, आप मिस्र के रेगिस्तान में खड़े हैं, सामने फैले हैं विशाल पिरामिड, जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। इतनी विशाल संरचना बिना आधुनिक तकनीक के कैसे बनी, और क्यों उनमें एक अदृश्य रहस्यमयी ऊर्जा अब भी महसूस होती है? दोस्तों, इसका रहस्य छिपा है मिस्र की विधियों और हर्मेटिक ज्ञान में। मिस्रवासी मानते थे कि हर प्रतीक एक ऊर्जा द्वार है। अंक उनका जीवन का प्रतीक है। वे मानते थे कि अगर कोई इस प्रतीक पर ध्यान दे तो उसकी ऊर्जा जीवन शक्ति को जगाती है। उनकी मंदिरों की दीवारों पर लिखी हायरोग्लिफ्स सिर्फ कला नहीं थी बल्कि ऊर्जा को निर्देश देने वाले कोड थी। जैसे आज हम कंप्यूटर में कोड डालकर प्रोग्राम चलाते हैं, वैसे ही वे प्रतीकों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करते थे। ग्रीक दार्शनिक हार्मेस ट्रिस्मेजिस्टस, जिन्हें मिस्र में थॉट देवता का अवतार माना जाता था, उन्होंने एक नियम दिया था, एज एबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। यानी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। इसका मतलब साफ था, अगर आप अपने भीतर की सोच और ऊर्जा को बदल दो तो बाहर की वास्तविकता अपने आप बदल जाएगी। मिस्र के साधक अक्सर रेगिस्तान की रात में सितारों के नीचे ध्यान करते थे। वे मानते थे कि ब्रह्मांड की तारों की चाल मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने ज्योतिष और प्रतीकों को मिलाकर ऐसी विधियां बनाई जिससे वे धन, शक्ति, स्वास्थ्य और प्रेम तक आकर्षित कर सकते थे। वे कहते थे, तुम्हारा इरादा ही चुंबक है और तुम्हारे प्रतीक उस चुंबक की दिशा तय करते हैं। कहा जाता है कि एक मिस्र पुजारी ने अपने राजा के लिए दूर बैठे शत्रु के विचार बदल दिए। कैसे? उसने मोम की मूर्ति बनाई, उस पर विशेष प्रतीक अंकित किए और ध्यान में बैठकर उसमें संकल्प डाला। कुछ ही दिनों बाद शत्रु ने युद्ध छोड़कर संधि कर ली। क्या ये जादू था? नहीं, ये इरादे, प्रतीकों और ऊर्जा का खेल था। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मिस्र जाकर पिरामिड में ध्यान करना होगा, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि हमारे विचार और हमारे प्रतीक हमारी वास्तविकता बदलते हैं। अगर आप अपने कमरे की दीवारों पर सकारात्मक शब्द या प्रेरणादायक प्रतीक लगाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। मिस्र ने हमें सिखाया विचार चुंबक है, प्रतीक उसकी भाषा है।
लेकिन अब सोचिए, अगर मिस्र में प्रतीक और विचार से वास्तविकता बदली जा सकती थी, तो पूर्वी रहस्यवाद ने सांस और ऊर्जा प्रवाह से और भी गहरे राज खोले। पूर्व की रहस्यमयी साधनाएं, ताओ, जेन और ची ऊर्जा। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ी के किनारे कुहरे में ढकी हुई घाटी। एक साधु बैठा है, आंखें बंद, सांस धीमी और स्थिर है। उसकी पूरी उपस्थिति में शक्ति और शांति दोनों झलक रही है। दोस्तों, यही है पूर्व का रहस्य, जहाँ ज्ञान केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण शरीर और ऊर्जा तक फैला हुआ था। ताओवाद में कहा गया है, जैसा तुम बहते हो वैसा ही बनो। साधक का लक्ष्य था ब्रह्मांड के प्रकृति प्रवाह में खुद को एक करना, किसी भी चीज का विरोध नहीं, बल्कि उसे महसूस करना और उसी के साथ तालमेल बैठाना। ताओ में ची ऊर्जा को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। साधक सीखते थे कि सांस और ध्यान के माध्यम से अपनी ची को नियंत्रित किया जा सकता है। जब ची संतुलित होता है तो व्यक्ति स्वास्थ्य, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का स्रोत बन जाता है। जापानी जेन का मुख्य उद्देश्य था साक्षात्कार और वर्तमान में रहना। एक साधक घंटों बैठकर केवल यह देखता, सांस कैसे आती है और जाती है, बस सांसों पे ध्यान देता। ये सरल अभ्यास जीवन की जटिलताओं को साफ और स्पष्ट दृष्टि में बदल देता था। जेन में कहा गया, मन जब शांत होता है तब ही वास्तविकता स्पष्ट होती है, और यही वास्तविकता की नींव है जिसे हम अपनी इच्छाओं और सपनों को सच में बदल सकते हैं। चीन में मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा का आधार भी ची है। सोचिए, एक साधक सिर्फ अपने हाथों और पैरों के आंदोलन से अपने और दूसरों के जीवन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यह कोई जादू नहीं था, यह विज्ञान और अभ्यास का गहरा मेल था। सांस, ध्यान, इरादा तीनों मिलकर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का निर्माता बनाते थे। कहा जाता है कि एक ताओ साधक गांव में एक सूखे कुएं को भरने के लिए गया। उसने पूरे दिन ध्यान और ध्यानपूर्ण सांस अभ्यास किया। कृषक अपने संदेह में थे, लेकिन रात तक बारिश शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ मौका था? नहीं, यह संकल्प, सांस और प्राकृतिक ऊर्जा का संगम था। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ची ऊर्जा और ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। जब आप सुबह ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने दिन की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। जब आप अपने इरादे को सांस और शरीर की गति से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उस दिशा में प्रतिक्रिया करता है। पूर्व ने हमें सिखाया, सच्ची शक्ति सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि ऊर्जा, सांस और ध्यान में है। अब दोस्तों सोचिए, अगर भारत ने मंत्रों और कंपन का तरीका दिया, तो मिस्र ने प्रतीकों और इरादों का रास्ता दिखाया, और पूर्व ने ऊर्जा और सांस का रहस्य सिखाया। तो क्या हम इन प्राचीन ज्ञान को आज की जीवन शैली में जोड़ सकते हैं? प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में कैसे अपनाएं? दोस्तों, अब हम उस सबसे अहम सवाल की ओर आए हैं। इतने प्राचीन रहस्यों को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? क्यों सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं? ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। पहला कदम, अपनी सोच और शब्दों का नियंत्रण। वो वैदिक मंत्रों और मिस्र की हर्मेटिक तकनीकों में हमें यही सीख मिलती है। आपके शब्द और आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। रोजाना अपने विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मक सोच को पहचाने और उसे बदले। सकारात्मक पुष्टि बोले, जैसे मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को आकर्षित करता हूँ। यह छोटा अभ्यास आपके अवचेतन मन को ऊर्जा और स्पष्टता देता है। दूसरा कदम, सांस और ऊर्जा का ध्यान। पूर्व की साधनाओं ने हमें सिखाया कि सांस ही आपकी आंतरिक शक्ति है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठे, गहरी सांसें लें और सोचें कि आपकी ऊर्जा पूरे दिन सक्रिय और संतुलित है। अपने शरीर और अपने मन को इस ची या जीवन ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ें। यह अभ्यास आपको शांति, फोकस और आकर्षण शक्ति देता है। तीसरा कदम, प्रतीक और वातावरण का उपयोग। मिस्र और हर्मेटिक तकनीक बताती है आपका वातावरण आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अपने कमरे या कार्यस्थल पर प्रेरक प्रतीक, शब्द या चित्र लगाएं। जिन चीजों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उन्हें अपने पास रखें। यह आपके अवचेतन मन को हर समय उस ऊर्जा के साथ जोड़ता है। चौथा कदम, छोटे लक्ष्य बड़े इरादे।
प्राचीन सभ्यता हमें सिखाती है इरादे की शुद्धता और सामूहिक शक्ति बदलाव लाती है। अपने छोटे छोटे दैनिक लक्ष्य और स्पष्ट रूप से लिखें, उन्हें ध्यान और संकल्प के साथ दोहराएं। धीरे धीरे ये छोटे इरादे बड़ी वास्तविकता में बदलते हैं। सोचिए, एक युवा ऑफिस कर्मचारी जिसकी जिंदगी में तनाव और असमंजस था, उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान किया, सकारात्मक पुष्टि बोली और अपने डेस्क पर एक प्रतीक रखा। कुछ महीनों में उसकी ऊर्जा बदल गई, उसका काम आसान हुआ और नए अवसर उसकी ओर आने लगे। ये कोई जादू नहीं था, ये ज्ञान का व्यवहारिक इस्तेमाल था। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान बताता है सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। आपकी सोच, आपका इरादा, आपकी ऊर्जा, यही 3 तत्व आपकी ऊर्जा को नया रूप देते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस अंतिम मोड़ पर जहां मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ा रहस्य जो इन सभी तकनीकों का सार है और जिससे आप अपनी जिंदगी को सच में रूपांतरित कर सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी वास्तविकता बनाने की आपकी आंतरिक शक्ति। दोस्तों, अब हम उस रहस्य के सामने हैं जो हर प्राचीन सभ्यता ने छिपा कर रखा था, जो वैदिक ऋषि, मिस्र के पुजारी और पूर्व के साधक जानते थे। सच कहूं, वास्तविक शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा आपके भीतर थी। आपकी सोच, आपके विचार, आपके स्वर, आपका संकल्प, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली बनाते हैं। वैदिक मंत्रों ने हमें सिखाया कि ध्वनि और कंपन वास्तविकता को आकार देते हैं। मिस्र और हर्मेटिक ज्ञान ने दिखाया कि प्रतीक और इरादे आपकी ऊर्जा को दिशा देते हैं। पूर्व की ताओ और जैन साधनाओं ने बताया कि सांस और आंतरिक ऊर्जा का संतुलन आपको आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। और जब आप इन सब को आज के जीवन में लागू करते हैं तो आपका भीतर शक्ति केंद्र जागृत हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति रोज अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें बदलता है। वो सुबह ध्यान करता, सकारात्मक पुष्टि बोलता और अपने वातावरण को ऊर्जा के अनुसार सजाता। समय के साथ उसकी परिस्थितियां बदलने लगती है। वो वही अवसर और लोग आकर्षित करता है जिनकी उसे जरूरत थी। वास्तव में उसने अपनी वास्तविकता बनाई। यही है प्राचीन रहस्यों का सार। कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका संकल्प, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। जो भी आप सोचते हैं वो पहले आपके भीतर होना चाहिए। जब आप अपने भीतर बदलाव लाओगे तो आपकी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो अब यही समय है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, छोटे कदम उठाओ, ध्यान करो, अपने शब्दों और ऊर्जा का ध्यान रखो। और अगर हाँ, यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप आज कौन सा पहला कदम उठाने वाले हो अपनी वास्तविकता बदलने के लिए। दोस्तों, याद रखना, आप ही अपने जीवन के सृजन करता हो और आज यही शक्ति आपके भीतर जागृत है।